परफेक्ट आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे शिक्षक के पद हेतु परीक्षा योजना हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों पद हेतु के लिए। ठीक, तो हमारा पहला टॉपिक है सिलेबस का। कुल अंक कितने आएंगे इसमें? सिलेबस में हमारा 150 अंक का सिलेबस है और पहला टॉपिक हमारा क्या है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, इसके सिलेबस का डिटेल जो है हम बाद में करेंगे। और ये कुल कितने नंबर का आएगा? ये टोटल 30 अंक का आएगा। उसके बाद है हमारे पास सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी कितने नंबर का आ रहा है? कुल 25 नंबर का आ रहा है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में देखेंगे सामान्य अंग्रेजी है और यह भी 25 नंबर का आ रहा है। उसके बाद गणित और विज्ञान है, यह 30 नंबर का आ रहा है। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन, यह आएगा आपका 20 नंबर का। फिर कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, ये आएगा 10 नंबर का। और सामान्य ज्ञान ये है 10 नंबर का। तो कुल इस तरह से अगर हम सिलेबस को देखेंगे, बांटेंगे, तो ये कुल कितने अंकों में आ रहा है? ये कुल मिलाकर 150 अंकों का ये आ रहा है। तो अगर इस 150 अंकों में अगर हम एक एक विषय को अगर हम देखेंगे, तो हमको सबसे ज्यादा ये देखना है कि ऐसा कौन सा विषय है या फिर ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर के हमारा सिलेबस को हम कवर कर पा रहे हैं और जो हमारी सफलता में सबसे ज्यादा वो महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको देखेंगे तो 30, 25, 25, 30, 20, 10 और ये 10 नंबर का। तो सबसे ज्यादा अगर हम नंबर देखेंगे तो किसमें आ रहा है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आ रहा है, जो कि हमारा कितने नंबर का है? वो कुल 30 नंबर का है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये गणित और विज्ञान विषय है, जो कि कितने नंबर का आ रहा है? वो कुल 30 नंबर का आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें बाल विकास और गणित विज्ञान के बाद में, तो 25-25 नंबर के दो विषय हैं हमारा, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का। उसके बाद कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और फिर ये सामान्य ज्ञान, ये कुल कितने नंबर का आ रहा है? ये दोनों 10 नंबर का आ रहा है। ठीक, सिलेबस में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको सिलेबस के एक एक पॉइंट को हमें याद रहना चाहिए और वो हमारे कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब भी हम यहाँ क्लास करेंगे तो हमको पता रहना चाहिए कि हमारा कौन सा पॉइंट हुआ है और कौन सा पॉइंट नहीं हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जिस जिस पॉइंट को हम पढ़ लेंगे उसमें आपको उस पॉइंट में टिक लगाते हुए चलना है, ताकि सिलेबस का कोई भी एक पॉइंट हमसे पढ़ाते हुए ना छूटे। तो पहला अगर हम देखेंगे पाठ्यक्रम में, तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि कितने नंबर का आ रहा है? कुल 30 नंबर का आ रहा है। अब इसमें इकाई 1 है, इकाई 2 और इकाई 3। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो हमारे कुल कितने नंबर का आ रहा है? ये जो 3 यूनिट है वो पूरे 30 नंबर के आ रहे हैं। तो इस 30 नंबर में अगर हम यूनिट वाइज देखेंगे तो पहले यूनिट में हमारा क्या है? पहला यूनिट में है बच्चे का विकास, उच्च प्राथमिक शाला बालक। पहले बच्चे का विकास। अब देखना, बच्चे का विकास जो होता है, तो यहाँ पर बच्चे का विकास माता के गर्भ में आने से लेकर, बच्चे की माता के गर्भ में आने से लेकर जब उसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद जब वो मृत्यु तक जाता है, तब माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक, अंतिम दाह संस्कार तक अगर हम उसे एक बच्चे के रूप में देखेंगे, तो बच्चे में कौन कौन से चरण में कौन कौन से विकास होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर इस बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध। तो हमारा पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं सीखने से संबंध। इसमें अगर हम ये देखेंगे कि बच्चे का विकास जो है माता के गर्भ में आने से लेकर, शुरुआत में अगर हम प्रथम चरण में देखेंगे तो माता के गर्भ में आने से लेकर जन्म होने तक के समय को अगर हम देखेंगे, तो ये देखेंगे कि पहले महीने में बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, दूसरे महीने में बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, फिर 9वें महीने में कैसे बच्चे का विकास हो रहा है। ठीक, और बच्चे के जन्म के बाद में ऐसी कौन कौन सी सामाजिक परिवेश हैं,
है ना, सामाजिक परिवेश है, पारिवारिक परिवेश है, धार्मिक परिवेश है, सांस्कृतिक परिवेश है, ऐसे कौन कौन से परिवेश हैं जो बच्चे के विकास में सहायक साबित हो रहे हैं, ठीक। और उसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला आएगा हमारा अपना परिवार बच्चे के विकास में सहायक साबित होगा। उसके बाद परिवार के बाद अगर हम देखेंगे, परिवार के बाद अगर हम देखेंगे तो आसपास के जो हमारे जो मोहल्ले रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, वो भी बच्चे के विकास में किस हद तक सहायक साबित होते हैं। उसके बाद जब बच्चा जो है कुछ 4-5 साल की उम्र में आता है तो बच्चे को अगर हम आंगनबाड़ी भेजते हैं या प्ले स्कूल भेजते हैं तो वहाँ कौन कौन से ऐसे परिवेश होते हैं जिसमें जो है वह जो परिवेश है वो बालक के विकास के लिए किस हद तक और कहाँ तक प्रभावी सिद्ध होगा, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद है बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। कई बार देखना ऐसा बोला जाता है कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे में जो गुण है वो उसके दादाजी से वह गुण उसके पिताजी में आया, फिर उसके पिताजी से वह गुण उनके बच्चे में आया। तो कहने का मतलब यही है कि बच्चों के विकास के सिद्धांत, अगर वह बच्चे का विकास जो है कई सारी आदतें होती है, कई सारे संस्कार होते हैं जो बच्चों के विकास में सहायक साबित होते हैं और वह पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वह विकास जो है ट्रांसफर होते रहता है। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है वंशानुक्रम विकास एवं वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव कहने का मतलब यह है, अभी कुछ समय पहले ही आपको बताया था मैंने, वातावरण से संबंधित हमारे घर के वातावरण से है, हमारे पड़ोसियों के वातावरण से है, हमारे मोहल्ले के वातावरण से है। उसके बाद बच्चे को अगर हम आंगनबाड़ी भेजेंगे तो आंगनबाड़ी में भी बच्चे का विकास होगा। आंगनबाड़ी के बाद बालक जो है या बच्चे जो है आंगनबाड़ी के बाद अगर स्कूल में जा रहा है तो वहाँ का वातावरण कैसा हो रहा है। कुल मिलाकर बालक के जितने भी आसपास में परिदृश्य बन रहा है, जहाँ पर बालक रहेगा सुबह से लेकर रात तक, ठीक है, उस आसपास के परिदृश्य का जो वातावरण है वह उस वातावरण का प्रभाव जो है बालक को किस हद तक प्रभावित करेगा बालक के विकास में, इसमें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है इसी पहले यूनिट में, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है बुद्धिमत्ता, उसके बाद सृजन, फिर समालोचनात्मक। समालोचनात्मक कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी बालक के विकास को देख रहे हैं तो कई बार ऐसा हम देखते हैं या सुनते हैं या हम ही आपस में बोल देते हैं कि बालक को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि बालक को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। समालोचनात्मक कहने का मतलब यही है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, कब कैसे कहना चाहिए कब कैसे नहीं कहना चाहिए। तो अगर हम इन सभी का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये समालोचनात्मक कहलाएगा ये परिप्रेक्ष्य में। फिर उसके बाद बहुआयामी है ना, बुद्धि, भाषा एवं विचार। अब भाषा एवं विचार को अगर हम देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बच्चे को बोल देते हैं, डांट देते हैं अपने आसपास के बच्चों को कि तुम तुम्हारी जो सोच है वो गलत सोच है, तुम्हारी जो भाषा है जिस शब्दों का तुम प्रयोग कर रहे हो वो शब्द जो है सही नहीं है, इसके जगह में अगर तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो ये जो है अच्छा साबित होगा। कई बार जो है बच्चों को संस्कार करने के लिए, बच्चों में अच्छे संस्कार देने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को राधे राधे राम राम, है ना, वो तुम्हारे चाचा हैं, वो चाची है, ये दादा है, ये दादी है, उसको जय करो, राधे राधे, जैसे ये जो तमाम शब्द होते हैं, है ना, ये इनको हम क्या करते हैं, उनको सिखाते हैं कि हम उनको बच्चे को भाषा सिखाने के लिए ये और ये जो हम भाषा सिखा रहे हैं वो बच्चे के विकास के लिए कहाँ तक प्रभावी सिद्ध होगा, ये हमारा भाषा एवं विचार वाला टॉपिक में आएगा। डिटेल इसके बाद में पढ़ेंगे। सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक भिन्नता। अब देखिए जो सीखने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, है ना, उनके मध्य कैसे वैयक्तिक भिन्नता आएगी। अगर एक तरफ गांव का कोई भी इंसान है और दूसरी तरफ कोई शहर का है ना, तो गांव वाला जो परिवेश होगा बच्चों के रहन सहन का वो अलग होगा और जो शहरी परिवेश होगा वो अलग होगा। अब गांव और शहरी परिवेश में जो वैचारिक भिन्नता आएंगी, वही वैचारिक भिन्नता किस में आएगी, हम जो बच्चों को जो संस्कार देंगे कुछ हद तक वह भी प्रभावित करता है। उसके बाद भाषाई विभिन्नता। भाषाई विभिन्नता कहने का मतलब यह है कि अगर बालक का जो प्रथम चरण है विकास का, वह विकास अगर कहाँ हो रहा है, वह विकास अगर हो रहा है आपके ग्रामीण परिवेश में हो रहा है,
ठीक है। और एक बालक का जो विकास हो रहा है वह शहरी परिवेश में हो रहा है। तो देखना, एक बालक ग्रामीण परिवेश का है, दूसरा बालक शहरी परिवेश का है, ठीक है। तो इन दोनों में जो भाषाओं की जो विविधता रहेगी वह बिल्कुल अलग ही रहने की संभावना यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगा। जो ग्रामीण परिवेश का जो बालक है वह अपने भाषा में किन किन शब्दों का प्रयोग करेगा, ज्यादातर वह अपनी स्थानीय बोली अर्थात छत्तीसगढ़ी बोली का भी प्रयोग करेगा। और यह जो शहरी बालक है, इस शहरी बालक का जो इनके इनके जो भाषा होगी वह कैसी होगी, हिंदी, कुछ हद तक अंग्रेजी, उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा का वह प्रयोग करेगा। इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे जाति। जो जाति है बालक का, वह जो जाति है वह जाति जो है बालक के विकास को किस तरह प्रभावित करेगा, ये देखेंगे। जाति के बाद लिंग, उसके बाद बालक कौन से समुदाय से है, फिर समुदाय के बाद कौन से बालक जो है किस धर्म का नहीं है, इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर। सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर। सीखने हेतु मूल्यांकन कहने का मतलब यह है कि हम बालक के विकास के लिए ऐसे कौन कौन से सिखाने का हम टूल्स अपनाते हैं हमारे नित्य जीवन में, ये है उसके लिए। और उसके बाद हम जो टूल्स या फिर हम जो उपाय या तरीका बालक के विकास को बढ़ाने के लिए अपनाएंगे, उसके बाद कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नहीं, हम अगर बालक को ऐसे बोलेंगे तो बालक नहीं समझ रहा है, अगर हम बालक को इस तरह से बोलें तो बालक इस तरह से बोले, या फिर इस तरह से व्यवहार करें, या फिर इस तरह से सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करें, है ना, तो वह बालक जल्दी समझ रहा है। तो हम कुछ अगर हम इनके बाद में बच्चे का जो विकास है, इसमें हम ऊपर के जो पॉइंट देखे हैं, ठीक है, ऊपर के पॉइंट को देखने के बाद हम देख चुके हैं कि थोड़ा सा समझ में आ गया है कि बालक का विकास कैसे होगा। फिर बालक का जब विकास हो रहा है तो हम इन विकास की प्रक्रिया के दरमियान जो है उस बालक के विकास का हम मूल्यांकन भी करेंगे कि नहीं, हम बच्चे को आग है, अगर आग जल रहा है कहीं पर, हम बच्चे को सिखाएं कि वो आग है तो बच्चा समझेगा नहीं, ठीक है। बच्चों को अपने भाषा में, चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, या छत्तीसगढ़ी बोली में है, उसको हम हु हा करके समझाएंगे तब बालक समझेगा कि नहीं वो आग है, वो अगर हम उसको छुएंगे या टच करेंगे तो वो जलने की पूरी तरीके से संभावनाएं बनी रहेंगी। तो क्या है, यहाँ पर हम बच्चे के विकास, हम जिन जिन चरणों में बच्चे के विकास को समझा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं उसके विकास के लिए, तो उसका हम क्या करेंगे, एक मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। और फिर मूल्यांकन करेंगे तो फिर मूल्यांकन कई तरह से करेंगे, ठीक है। और उन मूल्यांकन के बीच में जो अंतर आ जाएगा उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मूल्यांकन एवं सीखने के मूल्यांकन के मध्य अंतर। दूसरा है शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन। अब शाला आधारित कहने का मतलब यह है, यहाँ पर विकास की अवधारणा से हमने क्या सीखा है, विकास की अवधारणा को से हमने क्या देखा है कि यहाँ पर बालक का जन्म हो जा रहा है, ठीक। बालक के जन्म के बाद बालक जो है इन चरणों को पार करते हुए बालक का यहाँ पर विकास हो रहा है। विकास होने के बाद में क्या है कि बालक को हमने विकास के विभिन्न चरणों में हमने उनको सिखाने का प्रयास किया। सिखाने के प्रयास करने के बाद में हमने क्या किया, बालक के विकास के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के दरमियान जब हमें यह एहसास होता है कि नहीं, अब बालक जो है इस उम्र तक पहुंच गया है कि हम उसे आंगनबाड़ी या फिर प्ले स्कूल में या फिर एलकेजी यूकेजी स्कूल के किसी क्लास में हम इसको भर सकते हैं, इसको हम वहाँ पर विद्या आरंभ करने के लिए शुरुआत कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसे हम स्कूल भेजेंगे। अब स्कूल जब बालक जब साला जाएगा तो स्कूल में जाने के बाद वह कैसे सीखेगा, ठीक है, कैसे बातचीत करेगा, और बालक जो है स्कूल में जिस तरीके से व्यवहार करेगा वह व्यवहार जो है बहुत हद तक किस पर डिपेंड करेगा, वह व्यवहार डिपेंड करेगा
अपने आसपास के परिवार के ऊपर, परिवार के जो संस्कार रहेंगे, परिवार के जो माहौल रहेंगे उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद किस पर डिपेंड करेगा? दूसरा डिपेंड करेगा दूसरा डिपेंड करेगा बालक का व्यवहार जो है उनके पड़ोसियों पर डिपेंड करेगा। तीसरा उस मोहल्ले के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह मोहल्ला कैसा है, उस मोहल्ले के लोगों का प्रभाव जो है बालक के मन मस्तिष्क पर किस तरह से पड़ रहा है और किस हद तक प्रभावी हो रहा है वो बालक के विकास को सीखने के लिए। ठीक, अब उसके बाद जब हम बालक को स्कूल में भेजेंगे तो विद्यालय में भेजेंगे तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन अब वहां पर सीखेगा। तो सीखने के बाद जो है विद्यालय आधारित जब मूल्यांकन होगा, विद्यालय आधारित जब मूल्यांकन होगा तब उसमें देखा जाएगा, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाते हैं, इसको हम बोलते हैं पीटीसी मीटिंग। ठीक है, अब उस मीटिंग में जो है वहां पर पालकों के सामने जो है बालक के विकास का मूल्यांकन किया जाएगा। और यहाँ पर पीटीएम उस मीटिंग में बालक के विकास का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बालक का व्यवहार कैसा है, बालक समय से आता है स्कूल में पढ़ने के लिए कि नहीं आता, कभी लेट होता है तो किन कारणों से होता है, क्या हम वो विद्यालय में जो पढ़ाई कर रहा है वो उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चलो अच्छी बात है, किस हद तक उसका लेवल है ना। अगर आजकल के स्कूलों में, विद्यालय में क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है। तो अगर बालक जो है, बालक का विकास जो है निरंतर अच्छे रूप में हो रहा है तो वह जो संबंधित शिक्षक है वह उसे किस ग्रेड में रखना चाहेगा, ग्रेड ए बी सी। ठीक है, तो ये देखेंगे। उसके बाद बालक को जो है वो होमवर्क मिल रहा है, वो होमवर्क वह सही तरीके से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। होमवर्क कर रहा है तो कहीं ऐसा थोड़ी कि वह अपने वह अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग लेकर कर रहा है या माता पिता का सहयोग लेकर कर रहा है या बालक स्वयं से अपना होमवर्क कर ले रहा है। ठीक, तो इन सभी चीजों का मूल्यांकन जो है इसमें किया जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा शाला आधारित मूल्यांकन। उसके बाद है एवं सतत व समग्र मूल्यांकन। अब इस सतत व समग्र मूल्यांकन में क्या होगा, शुरू से लेकर अब तक जितने भी बालक के विकास के लिए जो विभिन्न चरणों को हम पायदानों को पार करते हुए बालक को छोटे से बड़ा करने की वो में उस फेज में आ गए हैं, तो यहाँ पर उसका क्या होगा, यहाँ पर समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद क्या है, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास कहने का मतलब यह है कि बालक के विकास के लिए कौन कौन से परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, कौन कौन से परिदृश्य हो सकते हैं, और उन परिदृश्यों में हम कैसे किन किन माध्यमों या फिर किन किन टूल्स का हम उपयोग करेंगे, है ना, जिससे हम बालक के विकास को प्रभावी कर सकते हैं। और उन जो जिन जिन हम चरणों का उपयोग करेंगे बालक के विकास के लिए, ठीक है, तो उसमें हम बार बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करने के दरमियान जो है ये जो बालक का सतत व समग्र मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम उसमें हमको देखने को पढ़ने को मिलता है। उसके बाद हमारा यूनिट 2 में क्या है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसमें क्या है, वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण। अब वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वालों का शिक्षण कहने का मतलब ये है कि वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि कहने का मतलब ये है कि हमारे आप लोग अपने आसपास के माहौल में देखना, अधिकांशतः ऐसा देखने को मिलता है कि कोई गांव में कोई एक अलग सा मोहल्ला है ना, या फिर अपने ही मोहल्ला में कई वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे या फिर कुछ ऐसे परिवार रहेगा जिनकी आर्थिक स्थिति जो है या तो हमसे कम रहेगी, ठीक है, या फिर आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी कि वह जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार के जैसा रहन सहन अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक है, तो उस पृष्ठभूमि से निकल कर जो बच्चे आ रहे हैं और उन बच्चों की जो सीखने समझने का जो एक अपना परिवेश है ना, उस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि बच्चे वहां से जो सीख कर आ रहे हैं, तो जो सीख कर आ रहे हैं उस सीखने का माध्यम क्या है, ठीक है, माध्यम क्या है और किन किन परिप्रेक्ष्यों या फिर किन किन उद्देश्यों को लेकर वहां पर बालक का विकास वहां पर हो रहा है, ये उसका हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखेंगे सीखने में कठिनाई। ठीक है, सीखने में कठिनाई कहने का मतलब ये है, अब देखो एक परिवार जो है वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, दूसरा परिवार जो है अगर हम देखेंगे परिवार ए है और एक परिवार बी है। यहाँ पर ए परिवार जो है बोलना चाहिए कि यह एक सामान्य पृष्ठभूमि से है ना, ये क्या है, ये हमारा सामान्य पृष्ठभूमि से है।
और वहीं पर ये जो बी परिवार है, ये बी परिवार का जो रहन सहन है वो कैसा है, इसे हम मध्यम वर्ग लिख सकते हैं या फिर मध्यम वर्ग का परिवार, या उच्च स्तर। अब देखो यहाँ पर सीखने में जो कठिनाई आएगी वो कैसा है, या तो सामान्य पृष्ठभूमि या फिर मध्यम वर्ग का परिवार का। अब जो सामान्य पृष्ठभूमि का रहेगा वह क्या करेगा, अगर वो सामान्य पृष्ठभूमि देखेंगे, अगर वह शिक्षित नहीं है, ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं कि यह जो है वो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है। तो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित नहीं है इसलिए जो है वो बच्चों को सिखाने के लिए अपने तरीके, बच्चों को सिखाने के लिए वो अपने तरीकों का इजाद कर लेंगे, या फिर अपने तरीकों को वहां पर बच्चों को सिखाने के लिए प्रचलन में ले आएंगे। ठीक, और उसकी तरफ देखोगे, उसकी ए की तुलना में अगर हम बी को देखेंगे कि मध्यम वर्ग परिवार है या फिर परिवार का उच्च रहन सहन है, या फिर इनकी जो शिक्षा का स्तर है वो इनकी तुलना में क्या है, इनकी तुलना में वह अपेक्षाकृत ज्यादा है। तो यहाँ के परिवार के जो बच्चे आएंगे, ठीक है, उनका सीखने समझने का लेवल जो है हम ये तो नहीं कह सकते कि थोड़ा सा अलग रहेगा, हाँ, लेकिन ये है परिवार में जो माहौल मिलेगा वह माहौल जो है दोनों परिवार में बिल्कुल अंतर का रहेगा। ठीक है, अब बिल्कुल अंतर का रहेगा कहने का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि किसान का बेटा किसान ही रहेगा या फिर जो मजदूर का बेटा जो है वो मजदूरी कार्य ही करेगा। ठीक है, उसके बाद है सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। जो विशिष्ट योग्यता के बच्चे रहेंगे उनको हम किस तरीके से उन बच्चों को हम किस तरीके से विकास करेंगे, यहाँ पर ये पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में ये है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इस सीखना एवं शिक्षा शास्त्र में क्या है, सीखने सिखाने का आधारभूत कौन कौन से तरीके होंगे, दूसरा क्या है बच्चों के सीखने की व्यूह रचना किस तरीके से की जाएगी। अब यहाँ पर बच्चों के सीखने की व्यूह रचना कहने का मतलब यह है, एक परिवार ए है हमारा, एक परिवार हमारा बी है और एक परिवार हमारा क्या है, हमारा सी वाला परिवार है। तो यहाँ ए परिवार से 3 बच्चे लोग निकल गए, ठीक है, बी परिवार से 2 बच्चे निकल गए, सी परिवार से 4-5 बच्चे निकल गए। तो किस तरीके से जो है अगर ये तीनों जो है आपस में पड़ोसी हैं या फिर पड़ोसी ना होकर एक ही मोहल्ले या फिर एक ही टोले में रहते हैं, तो इन सभी परिवार के बच्चे जो है आपस में निकलेंगे शाम को खेलने के लिए विद्यालय से आने के बाद में। उसके बाद इनका एक टीम, इनकी एक टीम बनेगी। तो इस टीम, और ये जो टीम है, ये टीम जो है बालक के विकास को भी बहुत हद तक प्रभावित करती है। और प्रभावित करेगी तो किस किस तरीके से प्रभावित करेगी, ये हम बच्चों के सीखने की व्यूह रचना में अगर हम इसे आगे पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना। अब इस सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना कहने का मतलब ये है, अब सामाजिक क्रियाकलाप में हमारा ए परिवार है, बी परिवार है और सी परिवार है। ठीक है, ए परिवार के कुछ सदस्य, कई बार ऐसा होता है ग्रामीण परिवेश में हमें देखने को मिलता है ए परिवार, परिवार बी, परिवार सी, और इन तीनों परिवार जो है अगर एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं या फिर एक मोहल्ले को छोड़कर दूसरे किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, पीछे मोहल्ले में रह रहे हैं, फिर आसपास में कहीं भी रह रहे हैं, एक ही गांव में रह रहे हैं, तो हमें अधिकांशतः देखने को मिलता है कि ग्रामीण परिवेश में जो संबंध रहते हैं वह संबंध जो है एक पीढ़ी का ना होकर 2, 3, 4, 5 पीढ़ियों का रहता है। ठीक है, अगर 5 पीढ़ी का संबंध नहीं रहेगा तो कम से कम 2 या 3 पीढ़ी का संबंध तो वहां पर रहेगा ही रहेगा। तो इन्हीं संबंधों में जो है कई बार क्या होता है, परिवार ए के जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार बी के सदस्यों के लिए चाचा चाची हो जाते हैं और परिवार सी के सदस्यों के लिए ताऊ और ताई बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हमारा एक सामाजिक परिवेश का निर्माण हो रहा है, और यही जो सामाजिक परिवेश का जो निर्माण हो रहा है, तो यह जो सामाजिक परिवेश के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बालक जो है इन सामाजिक परिवेश से किस तरह से बालक को सीखने को मिल रहा है, बालक का विकास किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर हमें ये चीज देखने को और सीखने और समझने को मिलेगा। ठीक,
उसके बाद क्या है, हाँ, इसी सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, बच्चा अगर 2 साल या 3 साल का रहता है और पड़ोसी ए का कोई सदस्य और ए परिवार का कोई सदस्य जो है अगर परिवार बी में जाता है और वहां मान के चलो 3 साल का छोटा सा बच्चा है, तो क्या बोलेंगे बी परिवार वाले, क्या बोलेंगे कि नहीं वो तुम्हारे चाचा होते हैं, उनको नमस्ते बोलो, उनको राधे राधे बोलो, उनको जय श्री राम बोलो, उनको सत श्री अकाल बोलो। जो भी जिस भी धर्म के वो मानने वाले लोग रहते हैं उस तरीके से अपना वो अभिवादन करने के लिए एक छोटे से बालक को सिखाते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो बन रहा है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य का जो निर्माण हो रहा है, वह सामाजिक परिप्रेक्ष्य बालक के विकास के लिए किस हद तक प्रभावी हो रहा है, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, बालक के समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में। अब इस सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में, इस सामाजिक क्रियाकलाप के दौरान जो है बालक अगर विकास हो रहा है तो उसमें भी कई प्रकार की कई इस समस्याओं का सामना बालक को करना पड़ता है। जैसे कि अगर परिवार, अच्छा हम देखें यहाँ पर परिवार ए, परिवार बी, परिवार सी, है ना, तो परिवार ए के हमने देखा कि 3 सदस्य, परिवार बी के 2 सदस्य, परिवार सी के अगर 1 2 3 सदस्य बच्चे जो है यहाँ पर व्यूह रचना का निर्माण कर रहे हैं और खेल खेल में बच्चों को देखने के बाद सिखाते हैं कि खेल खेल बच्चों को कई बार खेल खेल में कुछ ना कुछ जो है सीखने समझने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो कई बार बच्चे जो है झुंड में खेल रहे हैं तो आपस में किसी भी वजह से लड़ाई झगड़ा होता है, तो लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर वहां पर जो है कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है आपस में ना लड़े, बल्कि आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना से, खेल भावना से वो खेलें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन क्या होता है, कई बार बच्चे जो है ना खेल खेल में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है बच्चों के बीच में, तो वहां पर पेरेंट्स को कूदना पड़ता है। तो जब पेरेंट्स कूदेंगे तो पेरेंट्स जो है बच्चों को वहां पर सिखाएंगे कि नहीं, आप सभी आपस में क्या हो, आपस में एक भाई बहन हो। ठीक है, आपको आपसी वैमनस्य की भावना को त्याग करके एक सौहार्दपूर्वक माहौल बनाकर वहां पर बच्चों को, आप लोग को खेलना है। ठीक है, और इस खेल खेल में कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की हार होती है। खेल और ये जो जीत और हार है वो क्या है, वो एक जीवन का एक अच्छा वो जीवन का एक पहलू है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ कई उदाहरण को देकर बालकों को जो है वो वहाँ के पेरेंट्स जो है या फिर उनके परिवार के जो बुजुर्ग व्यक्ति रहेंगे वो बुला के सिखाते हैं, या फिर जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होते हैं तो बालक वहां पर जाकर सिखाते और समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या हो गया, अभी बालक के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, कई बालकों के मध्य में, ठीक है, तो उनका यहाँ पर एक समस्या हो रही है। तो उस समस्या को समाधान करने के लिए हम कौन कौन से वैज्ञानिक टूल्स का प्रयोग करेंगे, ये यहाँ पर हमको पढ़ने, देखने और सीखने समझने को मिलेगा। अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोग में कौन कौन से कारक हो सकते हैं। पहला व्यक्तिगत कारक हो सकता है, और हमारे सिलेबस में दूसरा कारण क्या दिया हुआ है, दूसरा कारण दिया हुआ है पर्यावरणीय कारक। ठीक है, अब सीखने में जैसे कि व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक। अब सीखने समझने में व्यक्तिगत मतलब पर्सनल लेवल पर हम बच्चे को किस तरीके से, बच्चों के विकास को, बच्चे को सीखने समझने में हम उनको समझा सकते हैं, बच्चों के विकास को किस तरह से हम प्रभावित कर सकते हैं, ये है। इसमें अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम अभी देखें अभी के लिए, तो देखना फेसबुक या व्हाट्सएप में एक चैनल चल रहा है, क्या बोलना चाहिए, एक छोटा सा क्लिप चल रहा था। उसमें बालक जो है अपनी माँ को जाके बोलता है कि मम्मी कचरा वाला आया है। ठीक है, तो वहां पर उसकी माँ बोलती है कि नहीं, कचरा वाला वो नहीं है, वो तो सफाई वाला है। वो तो साफ सफाई करता है, वह कचरा नहीं करता, बल्कि कचरे को उठाता है और साफ सफाई करता है वो, बल्कि कचरे वाले तो हम हैं, जो हम गंदा हम अपने आसपास की जगह को गंदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसे कचरे वाला नहीं बोलना है, उसे क्या बोलना है, उसको सफाई वाला बोलना है। ठीक, तो इस तरीके से हम अपने पर्सनल लेवल में जो है हम बच्चों के विकास को प्रभावित करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करके हम उनको सिखाते हैं। दूसरा क्या है, पर्यावरणीय कारक है। ठीक, तो आजकल के अधिकांश बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आगे आने वाले भविष्य में पर्यावरण का जो संकट होगा वो बहुत ज्यादा संकट होगा। ठीक है, तो आजकल हर छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि नहीं, कि अगर हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं और हम उसे पाउच में कुछ पाउच कहने का मतलब चॉकलेट का पाउच हो गया, है ना, रैपर हो गया, तो उसको क्या करना है, हमको यूज करना है। यूज करने के बाद जहां देखे वहां फेंक नहीं देना है। ठीक है, अगर वहां पर डस्टबिन है तो डस्टबिन में रख लो, या फिर अपने साथ बच्चों को बोलाता है कि एक पॉलिथीन या फिर एक बैग जो है कैरी
कैरी करके चलो, और उसमें जो भी आपका जो प्लास्टिक या फिर पन्नी का सामान है ना, या फिर कागज का जो भी टुकड़ा आएगा उसमें आप डालते रहो। उसके बाद जब घर जाओ या फिर रास्ते में कोई उचित जगह देखो, वहां पर आप उसे वहां पर डस्टबिन में डालने का प्रयास करो। ठीक है, तो ये जो व्यक्तिक है और ये पर्यावरणीय लेवल में किस तरीके से हम बालक को सिखाने के लिए, उनके विकास को प्रभावित करने के लिए हम किन किन चरणों का प्रयोग करते हैं, ये हमको इस सिलेबस में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो भाषा हिंदी है। ठीक है, हिंदी में कौन कौन सी यूनिट है? वर्ण विचार है, शब्द विचार है, पद व पद भेद है। तो वर्ण विचार और शब्द विचार, ये जितने भी इसमें सिलेबस है, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद। दूसरा यूनिट है हमारा शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, है ना। और उसके बाद अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास के भेद, और अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, या फिर यहाँ पर क्या है, शब्द शक्ति। उसके बाद हमारा क्या है, तीसरा क्या है, पद व पद भेद क्या है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक और कारक चिन्ह, ये सब हमको देखने पढ़ने को पढ़ना है। उसके बाद वाक्य रचना है, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, ये देखना है। नेक्स्ट क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग, और कौन कौन से कहाँ पर विराम चिन्ह, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ पर अल्प विराम लगेगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, ये सब हमको यहाँ पर विराम चिन्ह में देखना पढ़ना पड़ेगा। फिर रचना, मुहावरा, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, ठीक, भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल। तो ये जो पेडागॉजी, ये जो हिंदी हमारा विषय है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये और ये यूनिट हमारा 7। ठीक है, ये जो 1 से लेकर 7 तक का जो हम अभी जो टॉपिक पढ़े हैं, ये जो टॉपिक जो है हम जो पीएससी व्यापक में पढ़ते हैं, ये वैसे ही पढ़ना लिखना है इसको। बस इसमें जो पेडागॉजी का जो संबंध है, जो शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस आएगा, वो क्या है, इसमें भाषाई कौशलों का अध्यापन हमको बालकों हमको जो है आगे चल के जब आप यहाँ पर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग टीचर बन जाएंगे। ठीक है, तो टीचर बनने के बाद जो है किन किन भाषाई कौशलों का आपके पास एक भंडार होना चाहिए, ताकि आप जब आगे चल के अध्यापन कराओगे, बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे, तो बच्चों को कैसे आप उनको सिखाओगे, इसके लिए हमको देखना है। श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इसे हम किस तरीके से ये सभी जो है हमारे में हमारा ये सभी जो है एक अच्छे शिक्षक के ये गुण होते हैं। और एक अच्छा शिक्षक ही जो है बालक के विकास को एक अच्छा शिक्षक ही बालक के विकास को अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकता है। इसीलिए जो है इसको आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। नेक्स्ट ये इंग्लिश का है, उसके बाद गणित और ये विज्ञान का आएगा। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश में, अंग्रेजी में देखेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन है, पेडागॉजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इसमें 2 ही यूनिट है। उसके बाद गणित और विज्ञान में जाएंगे तो इकाई 1 में गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना और आकलन, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, आमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल। उसके बाद है सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण, ये सब आपको इसमें मिलेगा। फिर यूनिट, हाँ, प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, मूर्त सोच का विकास एवं अवधारणात्मक प्रक्रियात्मक ज्ञान, ये सब क्या हमारा गणित विषय के पेडागॉजी में हमको पढ़ना है। अभी जो यूनिट 2 है, घातांक है, गुणनखंड है, समीकरण, श्रेणियां, ये सब आपका मैथ का सिलेबस है। उसके बाद यूनिट 3 है, ये पूरी तरीके से आपका मैथ का सिलेबस है। यूनिट 4 भी मैथ का सिलेबस है, 5 भी है, 6 भी है वैसे। और ये जो 7 है, ठीक है, और ये जो आपका जो 7 यूनिट है, इसमें क्या है, सजीव कौन कौन, सजीवों के लक्षण, वर्गीकरण, जलीय, स्थलीय, शाक, झाड़ी, वृक्ष, आरोही, ये। सजीवों की रचना, हमारा पर्यावरण, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, इकाई 8 में बल, गति, प्रकाश। उसी तरीके से पदार्थ की संरचना, है ना। फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, सामान्य अध्ययन में आ जाएगा, भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता संस्कृति, मौर्य समाज, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना, ये सब जो है हमको आगे अध्ययन करना है। उसके बाद
सॉरी ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना ये। पृथ्वी के प्रमुख घटक कौन कौन से? भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति, शैक्षिक मुद्दे। और ये जो शैक्षणिक मुद्दे हैं, है ना, ये हमको पेडागोजी में पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति। हम सामाजिक विज्ञान जब हम जब पेडागोजी पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल देखेंगे। कक्षा कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधियां, कक्षा कक्षा की प्रक्रिया में हम किस तरीके से एक ग्रुप का निर्माण करेंगे, है ना। उसके बाद इंडिविजुअल जो है कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन की स्किल भी सीखेंगे कि जो कम्युनिकेशन होता है वह कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद कम्युनिकेशन जो है ऊपर से नीचे का कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर के कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, क्षैतिज कम्युनिकेशन किसको बोलेंगे, ये सब हमको वहां पर देखना, समझना और पढ़ना पड़ेगा। और कक्षा का प्रक्रिया में गतिविधि हम देखेंगे। हम चार्ट पेपर का निर्माण करके हम किसी टॉपिक को समझ रहे हैं, या फिर जो है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए टेबल का निर्माण कर रहे हैं, या फिर ग्राफ का निर्माण कर रहे हैं, या फिर चित्रों का प्रयोग करके हम उस टॉपिक को समझ रहे हैं, ये सब इसमें देखना है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं कौन कौन सी आ रही हैं, ठीक है, परियोजना कार्य और मूल्यांकन। उसके बाद है हमारा कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है। इसमें कुल 10 यूनिट है, 10 पॉइंट है। कंप्यूटर का प्रयोग, प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट, आपको जो जानकारी होती है वो आपको होनी चाहिए। इंटरनेट के प्रयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी, गूगल। सामान्य ज्ञान, ये इसमें सामान्य ज्ञान में इसमें कितने पॉइंट है? इसमें हमारे 6 पॉइंट हैं। भारतीय राजनीतिक एवं इतिहास संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो कुल इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर हम देखें कि किस किस सब्जेक्ट से जो है ये यहाँ पर कितने कितने नंबर के आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम शुरू में क्या देखे थे कि जो सबसे ज्यादा पोर्शन है वो कौन सा है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और उसके बाद क्या है? गणित और विज्ञान। बाल विकास शिक्षा शास्त्र कितने नंबर का है? ये हमारा मुख्य रूप से 30 नंबर का है। अब सामान्य हिंदी में भी शिक्षा शास्त्र का कुछ पोर्शन है, अंग्रेजी का भी है, गणित और विज्ञान का भी है। तो वो सब जो है इन संबंधित विषय में शामिल होंगे। लेकिन हमारा जो मुख्य रूप से जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो 30 नंबर का है, इसको हम कल क्लास में शुरू करेंगे।